सुना होगा कि ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट थे, वहाँ पे स्टूडेंट लोगों ने तख्ता पलट कर दिया, वहाँ पे तानाशाही चरम सीमा पे थी, इसीलिए ये सब हुआ। और अगर यहाँ पे यहाँ की सरकार इन शॉर्ट मोदी जी एंड बीजेपी नहीं सुधरी तो यहाँ पे भी यही होगा। लेकिन क्या होता है, नफरत के बुनियाद पे अगर कोई चीज़ शुरू करो तो उसका अंजाम नफरत ही होता है। पाकिस्तान बना था नफरत के बुनियाद पे, उसका सिला उनको मिला, वो खुद एक नहीं रह पाए और अलग एक देश निकला, बांग्लादेश। जनता जो होती है, चाहे बांग्लादेश हो चाहे हिंदुस्तान हो, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में एक हद तक जनता सह लेती है, बाद में सड़क पर। ये लेसन है न सिर्फ बांग्लादेश के लिए बल्कि हर एक डिक्टेटर के लिए, हमारे डिक्टेटर के लिए ये है कि जो लोग हैं वो सब्र कर सकते हैं, मगर एक वक्त आएगा जबकि वो सब्र का प्याला जो है वो उछल जाएगा, और वही हुआ। और मैं समझता हूँ एक और चीज़ भी ज़रूर हुई है, वहाँ पे भी अब इस्लामिक मूवमेंट शुरू हो गई है बहुत वक्त से। वहाँ ये फीलिंग थी कि मुसलमानों पे जो दुनिया में जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ भी एक आवाज़ थी। বাবারে মারছে, বাবার গায়ে হাত দিছে, আর ওর ছোট কাকা তো বলাই আছে, আমার ছোট কাকাকে ওরা খুঁজতেছে। মানে আমরা কতটা নিরুপায় আজকের এই ছাত্রদের কারণে। আমরা এখন কি দেশ ছেড়ে নিজের জায়গা জমি ছেড়ে কি আমরা ইন্ডিয়া পালাই যাবো এটা মনে করতেছে সবাই? কেন ইন্ডিয়া যাব? আমরা স্বাধীন দেশে বাস করি না? আমরাও দেশের নাগরিক না? তো তাহলে কেন আমাদের সাথে এরকম হবে? আমরা তো স্বাধীনতা। আমার আবেদন, প্লিজ নিবেদন, ছোট ছোট ভাই বড় ভাই ভাইয়ারা সবাই প্লিজ, মাঠের মোড়ে প্রত্যেকটা দোকান লুটপাট হচ্ছে, আপনারা চলে আসেন প্লিজ। এসে আপনারা তাদের সরিষাটার মোড়ে প্রত্যেকটা মোবাইল নিয়ে চলে গেছে, এসিটা পর্যন্ত শোরুমে খুলে নিয়ে গেছে, টাইলস নিয়ে গেছে, চেয়ার পর্যন্ত নিয়ে গেছে। আপনারা কোথায়? এটার জন্য কি আমরা এই স্বাধীনতা করলাম? রড সিমেন্ট থেকে শুরু করে কমন সব নিয়ে যাচ্ছে। যারা আমরা আন্দোলনে ছিলাম, আমার ছোট ছোট ভাই বোনরা, প্লিজ বন্ধের আশা দোকানে খাইয়ে আপনারা নেমে যান। शक पैदा हुआ लोगों के मन में बांग्लादेश में कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है क्या, वैसे ही शक यहाँ भी आने लगे हैं। वहाँ तो उभर गए हैं लेकिन यहाँ भी वो शुरू हो गए। जो सबक हमें सीखनी है वो ये है कि विकसित भारत बनाना एक चीज़ है, लेकिन वो आज़ाद भारत होगी क्या, वो एक लोकतांत्रिक भारत होगी क्या। हमारे अपने अक़लियतों को बचा कर रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि पाकिस्तान से बातचीत हो। मुझे लगता है कि बांग्लादेश से हमें ये सबक सीखना चाहिए कि तानाशाही का ज़्यादा वक्त नहीं होता है, और लोगों के ख़िलाफ़ जो आप पॉलिसी लाते हो, कानून लाते हो, उससे आखिरकार लोग एक बार तंग होके उनके बर्दाश्त का जो पैमाना है वो टूट जाता है, छलक जाता है, और फिर शेख हसीना की तरह आपको भागना पड़ता है। वंदे मातरम दोस्तों, भारत माता की जय। आज बात करेंगे जो हमारे पड़ोस में अभी चल रहा है उसके ऊपर, बांग्लादेश की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करेंट सिचुएशन के ऊपर। जो लोग यहाँ पे खुश हो रहे और कह रहे कि वो सेम चीज़ यहाँ पे होगी, उनके ऊपर बात करेंगे ताकि हम क्लैरिटी पा पाए। क्योंकि काफ़ी लोगों को क्या होता है कि भीड़ चाल में मज़ा आता है, क्योंकि बहुत लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं तो चलो हम भी सपोर्ट करेंगे। उनको समझ में नहीं आता है कि अपने देश के लिए कितना हानिकारक है और ये क्यों भारत में नहीं हो सकता और नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे। तो देखिए,
ज़्यादा डिटेल्स में जाना नहीं चाहूँगा, उसके लिए और भी बहुत सारी वीडियोस है, आप उसमें जाके दिन तारीख कितने लोग कहाँ क्या हुआ वो सब देख सकते हैं। मेरा पॉइंट हमेशा वीडियो का एक मॉरल ग्राउंड पे होता है कि एक सोसाइटी को कैसा बिहेव करना चाहिए, सोसाइटी में क्लैरिटी होनी चाहिए, सोसाइटी भ्रम में जाके गलत लोगों को सपोर्ट नहीं करनी चाहिए और मेरे देश का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए अभी हाल ही में बांग्लादेश में कू हो गया, कू मतलब विद्रोह हो गया, तख्ता पलट हो गया। अब बहुत लोगों को आपने भारत में सुना होगा कि ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट थे, वहाँ पे स्टूडेंट लोगों ने तख्ता पलट कर दिया, वहाँ पे तानाशाही चरम सीमा पे थी, इसीलिए ये सब हुआ। और अगर यहाँ पे यहाँ की सरकार इन शॉर्ट मोदी जी एंड बीजेपी नहीं सुधरी तो यहाँ पे भी यही होगा। तो उन लोगों को ये समझना चाहिए, सबसे पहले बांग्लादेश की हिस्ट्री को देखना चाहिए और भारत की हिस्ट्री को देखना चाहिए। मैंने जब सबसे पहले इंडिया में कितने बार कू हुआ है उसकी स्टडी किया तो पता चला कि इंडिया में आज तक एक बार भी कू नहीं हुआ है। फिर भी जस्ट सेक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एक कू का इंसिडेंट नोटेड है हमारे हिस्ट्री में, जो 1960s के ज़माने की है, जब नए नए हम आज़ाद हुए थे। तब एक्चुअली क्या हुआ था कि नागालैंड साइड में जो एरियाज है वहाँ पे पोर्चुगीज का राज था। तो वहाँ पे जो पोर्चुगीज लोग के तलवे चाटने वाले लोग थे, जो उनके हितैषी थे, उन लोगों ने भारत सरकार से विद्रोह किया था, जो कुचल दिए गए थे एंड में। तो ये कू का हिस्ट्री है इंडिया का। अब देख लेते हैं बांग्लादेश की हिस्ट्री। देखिए बांग्लादेश में कू मतलब एक त्योहार की तरह है, या वर्ल्ड कप बोल सकते हो जो हर कुछ सालों में लौट आते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि आप उस देश से क्या उम्मीद करोगे जिस देश को बनाया, आजादी दिलाया, अपना खून बहाया, जिस शेख मुजीबुर रहमान ने, उन्होंने 1971 में बांग्लादेश बनाया। कुछ साल तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन 1974-75 के बीच में फिर से उस देश में यही तख्ता पलट हुआ। तख्ता पलट के नाम पे जिस इंसान ने उनको ये देश बना के दिया, जिस आदमी ने इतना संघर्ष किया, उसको और उसके पूरे परिवार को घर में घुस के आर्मी ने या इन सारे एंटी नेशनल पावर्स ने मार दिया। उस वक्त शेख हसीना और उनकी बहन बच गई क्योंकि वो जर्मनी में पढ़ाई कर रही थी। अब देखिए, आप कहोगे कि उस वक्त भी कुछ हुआ रहेगा, शेख मुजीबुर रहमान की गलती रहेगी। मैं मानता हूँ, ठीक है, नेता है, लीडर है, बहुत लोग नाखुश भी होते हैं आपसे, लेकिन अगर सिर्फ उनको मारा जाता तो समझ में आता। उनके परिवार को मार दिया गया, ये किसी भी पॉइंट पे इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि भारत की संस्कृति इसकी, आपको बोलते हैं ना, एक्सेप्टेंस देती ही नहीं है। हमारे यहाँ पे दुश्मन के घर के लोगों को भी सेफ रखा जाता था, विभीषण को सेफ रखा गया, मंदोदरी को कुछ नहीं किया गया। तो हमारे इधर ऐसी संस्कृति है कि दुश्मनी इंसान से होती है, उसके परिवार से नहीं, और मरने के बाद उससे भी नहीं होती। इसके लिए ये सारी चीज़ें हम लोग के लिए एक एलियन कॉन्सेप्ट है, और इनको यहाँ के लोग फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं। तो शेख मुजीबुर रहमान को मार दिया, उसके परिवार को मार दिया, और वहाँ पे तख्ता पलट हो गया। 75 के बाद 77 में फिर से तख्ता पलट हुआ, और जिस इंसान ने ये सब किया था उसको मार दिया गया और फिर से तख्ता पलट कर दिया गया। फिर सब कुछ थोड़ा बहुत ठीक चला, फिर 78 या 80s में फिर से तख्ता पलट हुआ, और जिसने पिछली बार तख्ता पलट किया था उसको इस बार मार के कोई और तख्त पे बैठ गया। ये कंटिन्यूस चलता रहा 2000, जो 2000 ईयर है, तब तक चलता रहा जब तक शेख हसीना वहां पे प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी। अब जो लोग उनके ऊपर तानाशाह का इल्जाम लगाते हैं, क्या क्या लगाते हैं, अब 75 से 71 से जब से बांग्लादेश बना है 2000 तक, 30 साल तक वहां पे कभी भी कोई इतनी कंटिन्यूस डेमोक्रेटिक राज रहा नहीं। वहां पे ऐसी आर्मी ने, विद्रोह करने वाले लोगों ने ही राज चलाया, और ऐसे ही बांग्लादेश 2000 तक पहुंचा। और 2000 में जब शेख हसीना आई तो ये बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि 10-15 साल से उनकी सरकार है जो डेमोक्रेटिकली चुनी जाती है, वहां पे डेमोक्रेसी को जिंदा रखा उन्होंने। अब जब ऐसा देश रहेगा तो आपको थोड़े सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। जब आपके देश में एक पार्टी है रजाकारों की, जो गर्व से कहती है हाँ हम रजाकार हैं, हम 71 में बांग्लादेश के खिलाफ थे,
आज तक हम यहाँ पे है और रजाकारों का पक्ष रख रहे हैं। तो आपको एज अ प्राइम मिनिस्टर काफी सख्त रहना पड़ेगा उनको। लेकिन दुनिया कहेगी ये तानाशाही कर रही है। तानाशाही नहीं बॉस, घर में अगर पिताजी स्ट्रिक्ट होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने बच्चों के दुश्मन होते हैं, वो तानाशाह होते हैं। वो अपने बच्चों को सही रखना चाहते हैं, उनके ऊपर कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए, इसके लिए वो इतना स्ट्रिक्ट रहते हैं। लेकिन ये जिन लोगों को घर की बर्बादी में दिलचस्पी है, उन लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो अभी मैंने बता दिया कि बांग्लादेश की हालत क्या है। 29 बार coup हो चुका है, 29 बार वहां पे तख्ता पलट हो चुका है। ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार हुआ है, कुछ रेवोल्यूशन हो गया उधर उधर। हॉबी है 2-2 3-3 साल में वहां पे जो प्राइम मिनिस्टर है उसको मार दिया जाए। क्योंकि अब मैं बोलूंगा तो लोगों को बहुत बुरा लगेगा, लेकिन क्या होता है, नफरत के बुनियाद पे अगर कोई चीज शुरू करो तो उसका अंजाम नफरत ही होता है। पाकिस्तान बना था नफरत के बुनियाद पे, उसका सिला उनको मिला, वो खुद एक नहीं रह पाए और अलग एक देश निकला, बांग्लादेश। अब बांग्लादेश में भी अगर शुरुआत से ही रजाकारों को और ये जितने भी इस्लामिक टेररिज्म वाले लोग हैं जिन्होंने बांग्लादेश को सपोर्ट नहीं किया उनके बनते वक्त, उनको उसी वक्त अगर निकाल दिया जाता, उनके आइडियोलॉजी को खत्म कर दिया जाता, तो शायद आज ठीक रहता सब कुछ। लेकिन आप उस बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे हो आज, जो भारत को दुनिया भर की गालियां दे रहा है, जो भूल गया है कि बॉस तुम जिस धरती पे, जिस देश पे इतना उड़ रहे हो ना, वो देश बनाने के पीछे शेख हसीना के पिताजी और भारत का बहुत बड़ा हाथ, बहुत बड़ा हाथ। और जो आप कर रहे हो ना, उसको ना शुक्रा कहते हैं। आप ना शुक्रागिरी कर रहे हो कि आप एहसान नहीं मान रहे हो, उल्टा जिसने आपको आज़ादी दिलाई उसको ही आप बुरा भला कह रहे हो और पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हो। भूल गए 71 में उन्होंने क्या किया था आपकी महिलाओं के साथ, आपके देश के साथ, आपके लोगों के साथ। फिर भी कुछ बेशरम लोग हैं वहाँ के और यहाँ के भी जो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को, इस तख्ता पलट को सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे भारत में भी ये हो सकता है। बस भारत में 29 बार तख्ता पलट नहीं हुआ, भारत में ये कभी हो भी नहीं सकता। भारत में डेमोक्रेटिकली चुनी हुई सरकार है, तीसरी बार चुनी हुई सरकार है। अगर कल तो कोई और पार्टी भी चुन के आएगी फिर भी यहाँ पे तख्ता पलट नहीं होगा, ठीक है। राम मंदिर का विद्रोह करने वाली पार्टियों को भी हमने वोट दिया है, हिंदुओं ने वोट दिया है, जिताया है, मेजोरिटी दी है। तो इसके लिए ये जो कहते हो ना कि बांग्लादेश में जो हुआ वो भारत में हो सकता है, बॉस नहीं हो सकता। और जिस दिन और ना हो उसी की हमारी लड़ाई है, क्योंकि आप जैसे लोग रहेंगे, जैसे कांग्रेस हुई, समाजवादी पार्टी हुई, ये जितनी भी अपोजिशन पार्टी है जो आज बहुत खुश हो रही है, जो कह रही है बांग्लादेश का हिस्ट्री हम रिपीट करेंगे इधर, उनको समझना चाहिए कल तो आपसे भी कोई खुश नहीं रहेगा तो बीजेपी वाले क्या आपको तख्ता पलट कर दे? नहीं, ये गलत बात है। तो डेमोक्रेसी ऐसे नहीं चलती है। आप डेमोक्रेटली इलेक्शन लड़ो और जीत जाओ। अगर आप हारोगे तो आपको डेमोक्रेसी खतरे में बोलने का हक नहीं है, और अगर आप बोलते हो तो आप देश हित में कोई काम नहीं कर रहे हो। तो ये तो हो गई बांग्लादेश की बात। तो बांग्लादेश में जो हुआ वो वहाँ की नॉर्मल एक्टिविटी है, हर 2-3 साल में होते रहता है। भारत में ये कभी नहीं होगा, ठीक है। भारत बहुत डेमोक्रेटिक है, भारत बहुत ही टॉलरेंट है, भारत में डेमोक्रेसी की कोई लिमिट नहीं है, इतना बड़ा देश है। तो इस देश को गाली देना बंद करो और उन लोगों को स्टूडेंट बोलना भी बंद करो। मिलते हैं फिर ऐसी अच्छे वीडियो के साथ। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वंदे मातरम दोस्तों, भारत माता की जय।